हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। जो अपनी सेकंड वीडियो 7 चैप्टर की। 7 चैप्टर क्या था? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या अपन फाइनेंस कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे हैं क्या अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है। दो थे, एक तो ओनर्स फंड है ना, या फिर कैपिटल फंड, और सेकंड क्या था? बोरोड फंड, और उसका क्या नाम था? क्रेडिट फंड। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे ओनर्स फंड जो था ना, उसमें और कितना, मतलब उसके सब सब डिविजन्स कितने, ओनर्स फंड में और कितने डिविजन्स है जिससे अपन फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ओनर्स फंड में फर्स्ट जो बेसिक है वो क्या? शेयर्स है ना। अपन शेयर्स मतलब जो कंपनी रहती है, कंपनी के अंदर क्या होता है कि उसकी जो कैपिटल रहती है ना, बहुत बड़ी रहती है ना। मान लो 1000 करोड़, 100 करोड़ ऐसी कैपिटल रहती है, तो वो उस कैपिटल को एक छोटे से डिनोमिनेशन में वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मान लो 1000 करोड़ उनकी वो है, कैपिटल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उसको 10-10 रुपए के शेयर्स में या 100-100 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर लिया। अपन मानते 100 करोड़ के शेयर्स में डिवाइड कर लिया है ना। तो 100 रुपए का एक शेयर में डिवाइड करा, तो कितने शेयर हुए? 10 करोड़। तो उन्होंने क्या करा? 10 करोड़ वो बनाए, शेयर सर्टिफिकेट बनाए। ठीक है, 10 करोड़ शेयर हो गए। अब जिसको भी जो 100 रुपए लाके देगा उसको एक शेयर मिल जाएगा। तो किसी ने 200 दिए उसको 2 शेयर मिल गए, किसी ने 500 दिए उसको 5 शेयर दे दिए, जिसने 1000 करे उसको अपन ने 10 शेयर दे दिए। अपन ने ऐसे सबको बांट दिए। उससे क्या हुआ? अपने पास 1000 करोड़ रुपए आ गए, और एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे व्यक्ति से आ गए है ना। तो शेयर क्या, बहुत सारे व्यक्ति में बढ़ जाए तो कम कम रुपए सबसे लेके अपन एक बड़ा कैपिटल खड़ा कर पाते हैं। अब अपन शेयर की डेफिनेशन पढ़ दो पहले। शेयर क्या? ओनर्स फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल, मतलब जो ओनर्स या कंपनी की जो कैपिटल वो डिवाइड करी हुई है। अ शेयर इज इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये क्या है? जो शेयर है ये क्या? इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ये बताता है क्या शेयर होल्डर का आपकी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। मान लो एक मतलब अपने रिलायंस को ही ले लेते हैं। रिलायंस में क्या है? अंबानी, जो मुकेश अंबानी, उनका 40% स्टेक है। तो ये क्या हो गया? 40% उनके, उन्होंने शेयर, उस कंपनी के 40% शेयर ले रखे। तो अपन क्या बोलते हैं? उनका इंटरेस्ट कितना है? उनका इंटरेस्ट है 40%। तो ये लाइन यही बोल रही है कि शेयर इज इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर क्या बताता है कि उस शेयर होल्डर का उस कंपनी में इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट है इन द कंपनी। मेजर्ड कहीं से मेजर हुआ ये? मनी टर्म्स में है ना। उन्होंने 40% शेयर के रुपए दिए, उनको 40% अब इंटरेस्ट मिल गया उस कंपनी में। फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी और इंटरेस्ट, काय के पर्पस के लिए? लाइबिलिटी और इंटरेस्ट के पर्पस के लिए। अब शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर्स, और सेकंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? मतलब ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो इक्विटी शेयर्स है। अब आपको लग रहा होगा ये किसी डेफिनेशन है, तो अपन आगे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स में 2-3 वो रहती है, क्वालिटीज रहती है, वो इक्विटी शेयर्स में नहीं रहती है। इक्विटी शेयर्स मतलब नॉर्मल शेयर्स, बेसिक जो अपन पढ़ते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, एक राज की बात बताऊं मैं आपको कि अगर आगे जाके अगर आपको कोई कभी कंपनी एक्ट 2013 है ना, वो पढ़ने का भी मौका मिला, तो उसमें आप क्या पढ़ोगे कि यार कंपनी क्या है। अपन ने जो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो वो तो क्या अपन ने अभी बेसिक से, इसलिए अपन ने वो पूरी पढ़ी थी यार। वो परपेचुअल सिक्योरिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप, ये पूरा पढ़ा था। पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी इज अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ, है ना। या फिर बोलता है कंपनी इज अ कंपनी, उनके हिसाब से क्या है कंपनी की डेफिनेशन? कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इस लॉ में बनी है। तो ऐसे ऐसी डेफिनेशंस भी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या इक्विटी शेयर्स, अगर आप लिखते हो ना, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, और ये भी लिख सकते हैं अपन इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। जो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी होते हैं। ठीक है, तो अपन इसका नॉर्मल भी एक डेफिनेशन ये भी पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स मींस शेयर्स इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स क्या है? शेयर्स ऑफ द वो है, मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच हैव नो प्रेफरेंशियल राइट। ऐसे ऐसे शेयर जिनका कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब कि यार जब भी अपन डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा, जब भी डिविडेंड पे होगा
तो इनको है ना सबसे एंड में मिलता है, इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे एंड में मिलता है। और जब कंपनी बंद होगी तो सबको रुपए दे देंगे कि यार ये एसेट्स है, ये बेची हमने, जो भी रुपए मिले उससे पे ऑफ हो जाता है। तो क्या है, जब भी कंपनी बंद होती है ना, वाइंड ऑफ होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि सबको रुपए देते हैं, तो इक्विटी वालों को ना बिल्कुल आखिरी में जो बच जाते रुपए वो मिलते हैं इक्विटी वालों को। तो उनको कुछ प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस मतलब क्या अपन बोलते हैं ना, क्या उसको प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब उसको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कोई, तो इनको कोई भी एडवांटेज नहीं। इनको डिविडेंड है ना वो भी बिल्कुल आखिरी में जो भी बचता है वो दे देते हैं। और जो वो है जब बाइंडिंग ऑफ होता है तब भी जो सबको रुपए दे दिए है ना, सब मान लो क्रेडिटर है, बैंक से लोन ले रखा था उनको दे दिए, फिर प्रेफरेंस शेयर्स है ना उनको भी पहले मिल जाते हैं, और फिर जो भी बचते ना उसके बाद जो भी बचे वो इनके होते हैं, इक्विटी शेयर्स वालों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना है तो ये सबसे अच्छा सोर्स है। इसके टू कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था कि आप सिर्फ एक ही टाइप के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो जिसमें सबका इक्वल राइट्स हो, ठीक है। फिर 2000 में गवर्नमेंट को खुद लगा तो उन्होंने एक अमेंडमेंट ला, उन्होंने क्या बोला कि आप दो टाइप के शेयर्स इशू कर सकते हो। पहला क्या, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, कि ऐसे इशू कर लो कि सबके इक्वल राइट्स हो। और एक और इन्होंने एक और क्या ऑप्शन दिया, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। इन्होंने क्या बोला कि आप ऐसे शेयर्स भी इशू कर सकते हो जिसमें डिफरेंशियल राइट्स हो, मतलब सबके राइट्स अलग अलग हो, कई से लेके डिविडेंड है ना, डिविडेंड से लेके सबके राइट्स अलग अलग हो। तो ये अब मतलब 2000 से 2000 से ये एप्लीकेबल हुआ है कि आप डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हो, पर उसके पहले क्या था कि इक्वल राइट्स वाले इशू कर पाते थे। अब इसके फीचर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी रिस्क बियरर। ये क्या है, प्राइमरी रिस्क बियरर, जो भी मेन रिस्क है ना, अगर लॉस होगा तो और सबको तो क्या, अगर हमने लोन वोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको देना ही कंपलसरी है। पर ये क्या है, अगर लोन का पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करने का कुछ बचता है तो इनको मिलेगा। तो ये क्या, प्राइमरी रिस्क बेयर, सारी रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर ही रहती है। क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, इनकम वही मैंने बताया, क्या जो भी प्रॉफिट रहता है उसमें से अपन सबको दे देंगे। क्या जो लोन वाले थे इनको इंटरेस्ट दे दिया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है ना, फिर जो बचता है गवर्नमेंट को टैक्स भी देने के बाद वो इनका रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बेसिस फॉर लोन्स, बेसिस फॉर लोन्स मतलब कि जो कभी भी कोई बैंक से अपन लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या देखती है, पहले इनका कैपिटल देखती है कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो आपको लोन भी जल्दी मिल जाएगा, पर आपकी कैपिटल अगर कम है ना तो लोन कम देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी कैपिटल ही कम है, आपके इक्विटी कैपिटल कम है, मतलब आपका क्या है, आप कभी भी छोड़ के भाग सकते हो इतनी, है ना। अगर मान लो आपकी 10 करोड़ आपका वो है इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, इक्विटी शेयर कितना है 10 करोड़, तो आपको भी 1000 करोड़ का लोन चाहिए, तो कोई सी भी बैंक आपको 1000 करोड़ का लोन नहीं देगी, कोई सी भी बैंक आपको 1000 करोड़ का लोन नहीं देगी। तो अगर मान लो आपकी 500-600 करोड़ का कैपिटल है तो बैंक ठीक है फिर भी सोच सकती है ठीक है 500-600 तो अपन इक्विटी शेयर्स के जो रुपए इनसे ही ले लेंगे अपन, तो अगर कुछ डिफॉल्ट होता है आगे तो, पर अभी 1000 करोड़ अपने को मिल जाएंगे। तो ये क्या अपने को बेसिस फॉर लोन से, लोन भी इसको बेस करके देती है। जो भी है कंट्रोल, जो डायरेक्टर्स रहते हैं ना उनको कौन कौन अपॉइंट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। जो भी कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो मेन कंट्रोल मतलब मेन कंट्रोल कौन कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं, कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कंपनी। हाइयर प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो एडवांटेज इसको, मान लो आपको हर साल 10% प्रॉफिट होता था, इस बार 15% हुआ है, तो इससे फायदा है किसका, इक्विटी शेयर्स। क्यों, क्योंकि यार जो इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना उनको तो जो 5-10% उनका इंटरेस्ट है उनको उससे ही मतलब है, ठीक है। उसके उनके अपन ने रुपए दे दिए ना, उसके बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट, अगर ज्यादा प्रॉफिट बचता है तो वो भी इनका, अगर कम प्रॉफिट बचता है वो भी इनका। तो अगर हाइयर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इनका फायदा रहता है। प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट मतलब कि अगर मान लो कंपनी कुछ वो कर रही है, प्रीएम्प्टिव राइट ये क्या कंपनीज एक्ट में चालू हुआ था। इसमें क्या है कि अगर आपकी कंपनी को, है ना, अगर आपकी कंपनी को रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा है कि अपन और इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, क्या जो पहले मान लो
50 जने पहले से ही थे इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, कंपनी को और रुपए चाहिए, तो कंपनी डायरेक्ट बाजार में जाके नहीं बोल सकती मेरे को और रुपए चाहिए। पहले क्या होगा, वो उन 50 को बोलेगी क्या मेरे को और रुपए चाहिए, आप लोग दे सकते हो क्या। अगर वो लोग दे पाते हैं तो उनसे ले लेगी, अगर वो लोग नहीं दे पाते तो भर जाएगी। तो ये क्या प्रीएम्प्टिव राइट, मतलब कि कंपनी को पहले उनसे जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनसे पूछना पड़ता है क्या हमको रुपए चाहिए, तो पहले आप दे पा रहे हो क्या। क्योंकि यार अगर कंपनी ऐसे कर रही है कि बाहर से और रुपए ले लिए, तो उससे क्या होगा, वो जो 50 जन है उनकी कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों, कि मान लो अभी अंबानी जी 40% है उनके पास, है ना, और रिलायंस जाके कहीं बाहर से और रुपए ले लेती है, तो वो क्या दूसरा एकदम से शेयर होल्डर अगर उसने 50% तक उसने खरीद लिया, तो फिर यार जो अंबानी जी उनका तो पूरा वो कंट्रोल ही चला गया रिलायंस के ऊपर से। तो इसलिए कंपनी जेड क्या बोलती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, पहले आप उनसे पूछो कि वो आपको रुपए दे सकते हैं क्या, है ना। तो अगर वो लोग रुपए दे रहे हैं तो आप उनसे ले लो, पर अगर वो लोग रुपए नहीं दे रहे हैं तब आप बाहर जाओ किसी और पर्सन से मांगने। तो इनके पास क्या था, प्रीएम्प्टिव राइट रहता है। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले परमानेंट कैपिटल, कभी भी रीपे नहीं करनी है कंपनी को के पास, हमेशा ये रहेगी। नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसके अगेंस्ट आपको चार्ज या सिक्योरिटी कुछ रखने की जरूरत नहीं है ना, कोई कुछ चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब कि आपके पास अगर इक्विटी शेयर्स कैपिटल ज्यादा है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग है, जो अपन यहाँ पढ़ा था बेसिस फॉर लोन्स, है ना, कि आपको जल्दी लोन मिलेगा। फिर क्या है, ह्यूज फंड, अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फंड चाहिए ना, तो आप क्या प्रीफर करते हो, इक्विटी शेयर्स। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको 1000 करोड़ चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसके आपने 100 रुपए के शेयर्स बनाए और बहुत सारे लोगों में बेच दिए, तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा फंड आपको इजीली अवेलेबल हो गया। तो अभी आप बैंक के पास जाओ 1000 करोड़ लेने, तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बैंक आप पे रिलाय क्यों करे, है ना। तो ये क्या, आपने थोड़े थोड़े रुपए लेके सबसे 1000 करोड़ का फंड बना लिया। ये क्या होगा, इसके मेरिट्स होगा, अपन डिमेरिट्स पढ़ते हैं। रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिस्क, मतलब फ्लक्चुएटिंग रिस्क मतलब क्या, इस पे जो रिटर्न है आपका वो होता है, फ्लक्चुएट होता है, ये रिटर्न है यहाँ पे। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मतलब क्या, इस पे जो रिटर्न है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अगर लॉस हो गया या कम प्रॉफिट हुआ तो आपको कम पर मतलब 5% 3% ऐसा वो डिविडेंड मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है 20% होता है तो आपको 15 ऐसा डिविडेंड मिलेगा, 15% ऐसा डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या, कभी आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, अगर कम प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो आपको नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स उस पर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है ना, कि उसको 10 साल बाद इतना अमाउंट चाहिए उसकी बेटी की शादी करने के लिए, उसने क्या सोचा कि उसने प्लानिंग करी कि आज मैं इतने रुपए लगाता हूँ, है ना, तो मेरे को हर साल 12% अगर ब्याज मिलता है, तो मेरे को 10 साल बाद मेरी बेटी जब शादी लायक होगी तब इतने रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं शादी कर दूंगा, है ना। तो वो क्या, अगर 12% इंटरेस्ट बराबर हर साल मिल रहा है तो उसको कोई रिस्क नहीं है कि यार बराबर रिटर्न मिल रहा है एक ही रेट का और एट द एंड मेरे को इतने रुपए मिल जाएंगे, उसने आज ही कैलकुलेट कर लिया। पर अगर वो इक्विटी शेयर्स में लगाता है वही रुपए, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा ये मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। कभी वो कंपनी लॉस खाया तो उनको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा गया तो 15-20% भी रिटर्न आ सकता है। तो इसलिए वो मतलब उस पर रिस्क रहती है, रिटर्न बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, नॉन रिफंडेबल, मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, आप जब चाहो उसमें से रुपए नहीं निकाल सकते, वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार इशू हो गया ना, जब अब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको फिर से आपके रुपए मिलेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज, शेयर्स इशू करने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब फॉर्मेशन का पूरा वो पढ़ा था प्रोसेस। फर्स्ट थी प्रमोशन, सेकंड थी इनकॉर्पोरेशन, थर्ड थी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या, शेयर्स इशू करने के लिए आपको सेबी से परमिशन चाहिए, 90% वाला क्लॉज हो जाना चाहिए, ठीक है, बैंकर अंडरराइटर्स अपॉइंट करने, है ना, और आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको भी बताना पड़ता है। तो ये सब क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है। इशू डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन, इसका क्या मतलब है कि अगर आप इशू कर रहे हो, अभी शेयर इशू कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट की कैसी कंडीशन है। अगर मार्केट अभी बूम पे चल रहा है, बूम मतलब क्या, अच्छा चल रहा है,
तो क्या होगा कि आपको अच्छे जल्दी रुपए मिल जाएंगे इक्विटी शेयर्स के लिए। पर अगर मार्केट बूम पे चल रहा है तो लोग क्या सोचेंगे, यार कंपनी अभी रुपए लेगी और अच्छे से प्रोडक्शन करके उसका भी मतलब सेल्स ज्यादा होगी कंपनी की तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर अगर मान लो अभी रिसेशन चल रहा है, क्या मार्केट में मंदी है बहुत, चल मजे नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता, अगर इन्वेस्टर को पता, अगर उसने उधर रुपए लगा दिए शेयर्स में तो कंपनी प्रोडक्शन तो करेगी। पर अभी रेसेशन चल रहा है तो उसमें क्या डिमांड कम हो जाती है रेसेशन में, तो डिमांड कम है तो कंपनी की सेल भी कम होगी, सेल कम होगी प्रॉफिट कम होगा तो हमको डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो वो उस टाइम पे शेयर्स में रुपए नहीं लगाते हैं। तो ये क्या आपको पहले देखना पड़ेगा क्या कैसा फेज चल रहा है। अब जैसे अगर कोरोना है ना, कोरोना का भी पूरा जो चल रहा है, इसमें क्या है कि मार्केट अभी रेसेशन में, बहुत डिमांड तो पूरी 12 बज गई है डिमांड की, तो ठीक है हर एक कंपनी अब लॉस सफर कर रही है। तो अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो इक्विटी शेयर्स में, अभी अगर फंड इक्विटी शेयर्स कोई कंपनी इशू कर रही है तो उसमें रुपए लगाए। क्यों? क्योंकि अभी तो उनको पता ही है कि मार्केट बहुत डाउन है, तो अभी लगा के कोई मतलब नहीं है। धीरे जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर होगा तब अपन लगाएंगे मार्केट में। ये क्या होगा, इसके डिमेरिट्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल ये आपको नई बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने एज ए रिवीजन लिया है कि यार अपन ने जो सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एक बार कि टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने होते हैं, तो एक बार वो रिवाइज हो जाए आप लोगों का, इसलिए टॉपिक लिया है। फर्स्ट क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब ऑथोराइज कैपिटल मतलब कि जब कंपनी फॉर्म हुई तो आपने आरओसी से एक परमिशन ली थी कि हमारी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतनी कैपिटल होगी, इससे ज्यादा हम 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या होती है, ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज मतलब ऑथोराइज बोलते हैं ना, ऑथोराइज स्टैम्प मतलब जो ऑथोराइज किसी से अप्रूव हो गया है वो क्या ऑथोराइज कैपिटल। तो ये क्या अप्रूव्ड कैपिटल, आपने इसकी परमिशन ले ली कि यहाँ इतने तक का हम कैपिटल रख सकते हैं। फिर सेकंड क्या, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कि आपने पब्लिक को मान लो 1000 करोड़ की परमिशन ले रखी है, पर अभी अपने को 500 करोड़ ही चाहिए, है ना, 500 करोड़ ही चाहिए। तो अपन ने क्या करा कि बाजार में 500 करोड़ के शेयर्स इशू करे कि हमको 500 करोड़ चाहिए, ठीक है। अपन ने 500 करोड़ की डिमांड करी। अब जरूरी नहीं कि अगर अपन 500 करे तो 500 ही मिले, उससे ज्यादा भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है ना। तो अगर कम आई तो 90% तक तो अपने को चाहिए, है ना, कि 90 से कम आई तो अपने को फिर से उनको देना पड़ जाएगा। तो अगर 90 तक आ गई तो अपन रख सकते हैं। तो अपन ने क्या 500 इशू करे थे, पर लोगों ने सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब किसके टाइप से होते हैं, शेयर होल्डर्स जो एप्लीकेंट रहते हैं, वो एप्लीकेशन कितने की अपने को 450 करोड़ की, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब 500 अपन ने इशू करी थी, पर लेने वाला भी कितना है, 450 ही है, ठीक है। फिर 450 वो शेयर्स लेने आ गए, तो आपने क्या बोला कि एक काम करो, क्या जो 10 रुपए के शेयर है अपने, ठीक है। तो अभी क्या, हम अभी कंपनी धीरे धीरे स्टार्ट होगी, पहले लैंड खरीदेंगे, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री चालू होगी, फिर मशीनरी आएगी, ये धीरे धीरे काम होगा। तो अभी आप क्या करो, आपके 10 रुपए के जो शेयर है उसमें से आप 5 रुपए दे दो, मतलब जितना शेयर है उसके 50% आप दे दो। उन्होंने ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपन ने उनसे कितने मंगाए अभी 450 करोड़ के तो सब्सक्राइब हो गए थे, उसमें से हमने बोला कि आप आधे दे दो अभी रुपए, आधे हम थोड़े दिन बाद आपसे मंगा लेंगे। और तो अपन ने अभी कॉल कितने करे, कॉल्ड अप कैपिटल कितने हुई 225, मतलब आप 50%, 450 का 50%, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो आप 5 रुपए दे दो, है ना। तो 225 करोड़ अपन ने उनको बोला कि आप इतने दे दो। तो अभी तक कितने आ गए पेड अप कैपिटल, मतलब अभी तक कितना आ गया अपने पास 200 करोड़, 200 करोड़ अपने बैंक खाते में आ गए हैं। जो 25 करोड़ है ना वो अभी आने बाकी है, किसी ने नहीं दिए, कोई बोल रहा है कि हाँ दे देंगे, अभी फंड हमको नहीं मिल रहा है, या हमारी बैंक बंद है, या कुछ भी वो बोल रहा है, कुछ नाटक कर रहा है अभी तक, है ना। अभी तक उसके 25 करोड़ नहीं आए। तो अपने पेड अप कितना हुआ, मतलब लोगों ने अभी तक पेड कितना करा है 200 करोड़, तो वो क्या हो गया पेड अप कैपिटल। तो ये आज का अपना जो सिलसिला था इक्विटी शेयर्स वाला वो होता है खत्म। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर, जो सेकंड टाइप ऑफ शेयर्स है। 2 टाइप के थे, मैं बोला था इक्विटी और प्रेफरेंस, तो अब जो सेकंड टाइप ऑफ शेयर्स है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।